अगर मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम पे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। टैली सीखने से पहले हमें अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। बिना अकाउंट्स के नॉलेज आप टैली नहीं सीख पाएंगे। टैली सॉफ्टवेयर ही है अकाउंट्स के कामों को करने के लिए, तो इसलिए बेसिक नॉलेज जो है अकाउंट्स की उतनी होनी ज़रूरी है। तो चलिए उन सब को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हम टैली जो सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं उसमें अकाउंट्स क्यों सीखें। हमें अकाउंट्स सीखने की ज़रूरत ही क्या आ पड़ी कि हमें अकाउंट्स पहले सीखना चाहिए, तभी हम टैली में काम कर सकेंगे। ऐसे नॉर्मली अगर बात किया जाए तो अकाउंट्स इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप कभी भी बिजनेस करते हो ना, तो आपको एक समझ रखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, एक सिस्टमिकली तरीके से, कि जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को हर कोई समझ सके। इसलिए हमें अकाउंट्स सीखना ज़रूरी हो जाता है। अब चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने आगे स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? जहाँ पे हम कैश की बातें करते हैं, पैसों के बारे में बात करते हैं, उनकी ट्रांजैक्शन से रिकॉर्डिंग बात करते हैं, उन पैसों को सेविंग से रिलेटेड बात करते हैं, ये सब कुछ अकाउंट्स के अंदर आ जाता है। एक सिस्टमिकली तरीके से उन चीज़ों को मैनेज करना, ये सारा कुछ अकाउंट्स के अंदर होता है। आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल अमाउंट। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट टाइम पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है उसे हम लोग कैपिटल अमाउंट कहते हैं। अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होती तो आप तो यही बोलते हैं ना कि हमने पैसे लगाए हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बट जिसको अकाउंट्स की समझ होगी वो ये नहीं बोलेगा कि हमने पैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाए हैं, वो ये बोलेगा कि हमने इन्वेस्ट किया है कैपिटल अमाउंट। ठीक है। अगले पॉइंट पे मैंने लिखा है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? मालिक। मालिक को इंग्लिश में ऑनर कहते हैं। मालिक या फिर प्रोप्राइटर भी कह सकते हो आप ऑनर को। ठीक है। अगर ऑनर अपने निजी खर्चों के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए कंपनी से पैसे विड्रॉ करता है, चाहे वो पर्सनल काम डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, किसी भी पर्पस के लिए कंपनी से पैसे विड्रॉ करता है, उस अमाउंट को हम लोग ड्राइंग अमाउंट कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। प्रोप्राइटर के द्वारा अपने निजी खर्चों के लिए कंपनी से पैसे विड्रॉ करना, उसे हम लोग ड्राइंग अमाउंट कहते हैं। ठीक है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो मालिक होता है वो भी अपने बिजनेस का सारा पैसा नहीं निकाल सकता। वो भी अपने बिजनेस का 10% या 20% ही पैसे विड्रॉ कर सकता है, जितना उसने डिसाइड कर रखा है। बाकी के जो प्रॉफिट होते हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम कंपनी की इंक्रीज होती है, वो क्या करेंगे? वो कंपनी की ग्रोथ में ही इन्वेस्ट करेंगे, ना कि अपने पर्सनल यूज के लिए उस पैसे को विड्रॉ करेंगे। जब एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारा बिजनेस क्या होगा? बेसिक लेवल से ही स्टार्ट होगा। धीरे धीरे टाइम टू टाइम उसके अंदर हम लोग जिस तरह से सोर्स ऑफ इनकम कंपनी की इंक्रीज होती जाएगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा अच्छा करते जाएंगे। तो इसलिए
उस पैसों को बिजनेस की ग्रोथ में ही इन्वेस्ट करते हैं, ना कि पर्सनल यूज़ के लिए। आगे आते हैं, यहाँ लिखा है प्रोप्राइटर और ऑनर। मैंने बताया कि प्रोप्राइटर वो होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो लगाता है उसे हम लोग प्रोप्राइटर कहते हैं या ऑनर भी कहते हैं। ठीक है, अब पैसे की तो अरेंजमेंट हो गई। अब यहाँ पे लिखा है मैंने लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज। बिजनेस के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? दो तरीके से आप लायबिलिटीज ले सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो कि मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, 1 साल से ज़्यादा समय के लिए जो लायबिलिटीज ली जाती है उसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब एक से बताओ, बैंक वाले से 500 रुपये मांगोगे कि आज दे दो भाई, मैं कल दे दूंगा तुम्हारे को, तो बैंक वाला देगा नहीं ना? क्यों नहीं देगा? वो कहता है कि जी आप 5 साल के लिए ले लीजिए, मुझे 10 साल के लिए ले लीजिए, बाकी उसकी जो टर्म एंड कंडीशन होगी वो तो सारी आपको फुलफिल करनी होगी। तो इस तरह की जो लायबिलिटीज होती है उसे हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं, जो कि मोर देन 1 ईयर होता है। दूसरा है करंट लायबिलिटीज या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं इसे। करंट लायबिलिटीज क्या होता है? वैसे लायबिलिटीज, वैसा कर्ज जो विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर आप पे कर सको, जो कि 1 साल के अंदर अंदर आप पे कर सको, उसे हम लोग कहते हैं करंट लायबिलिटीज। जैसे छोटी सी एग्जांपल, ट्यूशन फीस आपकी है ना, छोटा सा कर्ज है जो कि हर महीने आपको देने होते हैं और इजीली दिया जा सकता है, तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होता है या फिर करंट लायबिलिटीज भी आप बोल सकते हैं। अब बिजनेस के लिए पैसे की अरेंजमेंट हो गई। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए होंगे? एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है सामान, संपत्ति। बिजनेस करने के लिए आपके पास एसेट्स होने जरूरी है। बिना संपत्ति आप बिजनेस स्टार्ट कैसे करोगे? बिना सामान खरीदे आप बिजनेस करोगे कैसे? तो एसेट्स भी 4 तरीके के मैंने लिखे हैं, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। पहला होता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होता है जो कि हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करता है, वो हमारे लिए होता है फिक्स्ड एसेट्स। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जितने भी सामान बिजनेस को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करता हो वो सारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। इसके बिना आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। अब ज़मीन नहीं खरीदोगे, बिल्डिंग नहीं बनाओगे, फर्नीचर नहीं लगाओगे तो बिजनेस कैसे करोगे, है ना? कंप्यूटर अगर मान लो लगाए हो तो उसे आप किस पर्पस के लिए लगा रहे हो? बिजनेस के पर्पस के लिए, है ना? मान लो 10 कंप्यूटर लगाए हो तो ऐसा नहीं कि एक कंप्यूटर घर लेके चले गए। अगर ऐसे करते तो क्या होगा? बिजनेस को नुकसान है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जो भी सामान आप खरीद के लाते हो तो वो सारा सामान किसके लिए होगा? बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। और वो सामान हमारा किस पर्पस के लिए होगा? बिजनेस के पर्पस के लिए। और वो सारा सामान हमारा फिक्स्ड एसेट्स कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं करंट एसेट्स के बारे में। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको यूज करके कन्वर्ट कर सके कैश में, मनी में, वो हमारे लिए होता है करंट एसेट्स। वैसे एसेट जिसको यूज किया जा सके और कन्वर्ट कर सके इजली कैश में, मनी में, वो हमारे लिए करंट एसेट। जैसे रॉ मटेरियल, आपका कच्चा माल यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, मनी में, तो वो हमारे लिए क्या होता है? करंट एसेट्स। इसके बाद लिखा है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? जिसे आप फिजिकली छू सकते हैं, जिसे आप फिजिकली छू सकते हैं वो हमारा टेंजिबल एसेट्स होता है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन सबको छू सकते हो ना, तो ये सारे क्या है? हमारे टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल कौन से होते हैं? जिसको छू नहीं सकते, फील भी नहीं कर सकते,
बट होता है बिजनेस के लिए। वो क्या है? जैसे आपकी गुडविल। गुडविल क्या होता है? आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम आपने कैसा काम किया अपने कस्टमर के लिए, आपकी मार्केट में गुडविल कितनी अच्छी बनी, उस हिसाब से आपका बिजनेस की भी ग्रोथ बढ़ती है। तो इसलिए बिजनेस में गुडविल आपकी होनी बहुत अच्छी ज़रूरी है। बिना गुडविल आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। और गुडविल रातों रात बनती भी नहीं है ना, टाइम लगता है। जितनी कंपनी आपकी पुरानी होती जाएगी उतनी आपकी गुडविल अच्छी होती जाएगी। ट्रेडमार्क, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले हम लोग पूछते हैं भाई किस कंपनी का है, ब्रांडेड कंपनी है या नहीं है, उस कंपनी पे उसका हॉलमार्क लगा है या नहीं लगा। तो ये क्या होता है? ट्रेडमार्क, जिससे हम पहचान सकते हैं और उसकी प्योरिटी की भी जज कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारा सही है या गलत है। जैसे कि आप गोल्ड ही खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो? आप मान लो कि एक नॉर्मल गोल्ड आपको 20,000 का दे रहा है जिस पे किसी भी तरह का हॉलमार्क नहीं है, और एक गोल्ड आपको 40,000 का मिल रहा है जिस पे हॉलमार्क है, तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे? हॉलमार्क वाला ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये ट्रस्टेबल है और ये कल को अगर हम इसे बेचें तो हमें उससे ज़्यादा ही पैसा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। बट अगर आपने बिना हॉलमार्क वाला ख़रीदा होता तो क्या होता? उसे आप जितने में ख़रीदे उतने में बेच भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, है ना, और आगे भी जिसको बेचोगे वो भी नहीं खरीदेगा। तो इसलिए हमें वैसा ही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए जिसके बाद फ्यूचर में उससे हमें प्रॉफिट मिल सके। तो ये क्या होता है? हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। अब बात होती है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस क्या होता है? हमारे खर्चे। जो खर्चे होते हैं हम उसे एक्सपेंस कहते हैं। दो तरीके से आप खर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो हमें पता नहीं कि खर्च होने हैं और सडनली खर्च करने पड़ते हैं। जैसे आप मान लो कि कहीं जा रहे हो और आपकी स्कूटी ख़राब हो जाती है या कार ख़राब हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है? कैब बुक करना पड़ता है। अब ये खर्चे हमें पहले से तो प्री प्लान तो थे नहीं, हमें सडनली खर्च करने पड़ गए। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं ना, जो पहले से डिसाइडेड नहीं होते, उन खर्चों को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे वेजेस है, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस, ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? वैसे खर्चे जो हमें पता तो है खर्च करने हैं बट उसका तरीका इनडायरेक्ट हो सकता है। जैसे कैश भी दे सकते हैं, चेक के थ्रू भी दे सकते हैं, आज भी दे सकते हैं, कल भी दे सकते हैं। इस तरीके से पेमेंट करने को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे रेंट देना, सैलरी देना, आज ना दे के हम कल दे दें, परसों दे दें, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे खर्चे हमारे क्या होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये हम बातें कर रहे हैं एज अ मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अकॉर्डिंगली इन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है? ये सारे हमारे क्या हो गए? रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, जो भी खर्चे हैं ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट है डेटर। डेटर जिससे पैसे हमें लेने होते हैं, जिससे पैसे हमें लेने होते हैं वो डेटर होता है, और जिसे पैसे हमें देने होते हैं वो क्रेडिटर होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिससे पैसे लेने होते हैं वो डेटर, जिसे पैसे देने होंगे वो क्रेडिटर। और अकाउंट्स में इन्हीं दोनों पे काम होना है, इसलिए इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से समझ होनी ज़रूरी है। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट
होता है कि जो हम कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हैं, जो कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हैं उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर, गुड्स के ऊपर, उसे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। फिर मैंने लिखा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे कंपनी में क्या होती है कि बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदी जाती हैं, बड़े बड़े सामान खरीदे जाते हैं, तो उन सब पे क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि 1 साल के बाद या 5 साल के बाद उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन वैल्यू होगी वो इतनी कम हो जाएगी, तो उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन अमाउंट। ठीक है। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट क्या होता है कि जैसे बिजनेस दोस्ती यारी होती है। एक बिजनेसमैन ने दूसरे से पैसे लिया कि भाई मुझे दे दो, 50,000 की नीड है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, महीना 2 महीने के बाद। दोस्ती यारी है, उसने क्या किया, उसे पैसे दे दिया और कुछ टाइम के बाद उसकी कंपनी को नुकसान हो गया। अब वो पैसा उसे मिल नहीं पाएगा। वो ये मान के चल रहा है, क्यों? क्योंकि उसे दिख रहा है कि कंपनी में उसकी नुकसान हो गई है, अब उसके पास पैसा है ही नहीं कि वो दे सके। तो उस अमाउंट को वो ये मान के चलता है कि अब हमारा पैसा बैड डेब्ट्स हो गया। कुछ टाइम के बाद, साल 2 साल के बाद उसके बिजनेस की ग्रोथ होती है, धीरे धीरे वो रिकवर होता है उस नुकसान हुए बिजनेस से और आगे कुछ पैसे दे जाता है, तो उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर। क्योंकि उसे उम्मीद नहीं था कि हमें पैसे मिलेंगे, बट उसे पैसे आके कुछ दे जाता है, तो वो पैसा उसके लिए क्या हो जाता है, बैड डेब्ट्स रिकवर। अकाउंट्स के 2 पार्ट्स में बांटा गया है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड की ओर होता है और क्रेडिट साइड जो होता है वो हमेशा राइट साइड की ओर होता है। ये जब आप काम करोगे तो चीज़ें समझ में आएगा। प्रैक्टिकली भी मैं करवाऊंगा आपको और आपको कंप्यूटर में भी करके दिखाऊंगा कि कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। आपको अगर बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आपको काम करने में भी इंटरेस्ट आएगा। इसलिए आपको एटलीस्ट कम से कम इन बेसिक अकाउंट्स की नॉलेज रखनी ज़रूरी है। इतना समझ होगा तभी आप अकाउंट्स में काम करेंगे और रियल लाइफ में भी कभी भी किसी के सामने आप खड़े भी होते हो, बिजनेस की बातें करते हो, तो इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। बिना इसके आप बात भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी बिजनेस करते हैं उनको इतनी अकाउंट्स की समझ होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे।